हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक बहुत मस्त है और इसमें हम डिस्कस करेंगे अगर हम किसी एटॉमिक सिस्टम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंडर रखते हैं तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना एटॉमिक सिस्टम है, मान लेते हैं ये 2 लेवल सिस्टम है। ठीक है, इसमें एक तो अपर स्टेट है और एक लोअर स्टेट है। ठीक है, वैसे एनर्जी लेवल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसको जस्ट एक आइडिया लेना चाह रहे हैं, एक क्रूड आइडिया लेना चाह रहे हैं कि क्या होगा। देखिए, जनरली ये हाई स्टेट है, ये लो स्टेट है। जनरली लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स इन द लोअर स्टेट इज हायर एज कंपेयर टू अपर स्टेट। मान लेते हैं इनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर डेंसिटी है वो n1 एंड n2 है। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, एटॉमिक सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर कंपोज्ड ऑफ फोटोन। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो एनर्जी कितनी होगी एक फोटोन की, h न्यू। दीज आर इंटरेक्टिंग विद दीज एटम्स which are present in the ground state, so they will lift these atoms to the excited energy state. So the energy of the photon that is equal to the energy gap between the two energy levels. तो अब देखिए ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हुआ, एटम ने एक फोटोन को कैप्चर कर लिया और वो ऊपर चला गया। तो देखिए एटम अपने आप तो ऊपर नहीं गया, it was stimulated, it was forced by the electromagnetic radiation to gain a photon, to gain certain energy and move upward. तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी बढ़ी है। तो देखिए एनर्जी घट तो अपने आप सकती है, क्योंकि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, कोई भी पार्टिकल है उसकी अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करने की टेंडेंसी रखता है टू एक्वायर हायर स्टेबिलिटी। ठीक है, बट कोई भी पार्टिकल बाई इटसेल्फ कैन नॉट गो फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन, और जो फोटोन्स हैं इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसकी जरूरत यहाँ पे होती है टू लिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स, टू लिफ्ट द एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। अच्छा देखिए, ओनली वे ऑफ एक्साइटेशन, यानी कि ये नेचुरली नहीं हो सकता, ये सिर्फ स्टिमुलेटेड होगा, इंड्यूस्ड होगा, और इंड्यूसमेंट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या थर्मल एनर्जी या कोई और रीजन हो सकता है। अब देखते हैं कि ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात, एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे एटम्स, लोअर एनर्जी स्टेट में एटम्स अवेलेबल होने जरूरी हैं। दूसरी बात, अब अगर एटम को लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में लेके जाना है तो इस फोटोन की एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो एनर्जी डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स हैं उन पे भी डिपेंड करेगा। अगर एक ही फोटोन है तो एक ही एटम जाएगा। अगर हम मान लें कि एक फोटोन, वन फोटोन इज कैप्चर्ड बाय वन एटम, ठीक है, यानी कि 1 1 का पेयर बनाए, तो अगर 100 फोटोन ऊपर लेके जाने हैं, 100 एटम ऊपर लेके जाने हैं तो 100 फोटोन चाहिए। तो एक बात ये होगी इंटेंसिटी। तो पहला फैक्टर क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द और अवेलेबल इन एन एनर्जी लेवल। दूसरी बात, इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दो फैक्टर इनके ऊपर डिपेंड करेगा क्या
रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर एक इंटेंसिटी एंड द सेकंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ द एटम इन द ग्राउंड स्टेट, या आप कह सकते हैं यहाँ पे लोअर स्टेट। सो दिस इज द थिंग। तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दूं तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन directly proportional to number of particle available in the ground state and the energy density falling on the atoms in the ground state। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ तो ये रिलेशन बनेगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट, ठीक है, एंड दिस इज आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको, ये क्या चीज है बाद में इसको स्टडी करेंगे। तो जो रेट है ना, rate of stimulated absorption will be this one, and this factor B12 it represent the transition probability। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है probability, यानी कि चांसेस जो है, चांसेस ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो चांसेस हैं कोई एक एटम हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाए। ठीक है, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाए। आप इसको फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे को फलाना एटम चाहिए हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी। क्लियर। अब हम हमारे एटम्स हैं जो वो हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गए हैं और रीजन क्या है उसका, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब हम ये देखते हैं कि वो नीचे किस किस तरीके से आ सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का तो मैंने बताया ओनली वन वे इज देयर, दैट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। नेचुरली तो पार्टिकल खुद ब खुद तो पार्टिकल लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकता। ठीक है, बट हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में खुद भी आ सकता है, समझ पा रहे हो। ठीक है, और आप उसको इंड्यूसमेंट भी कर सकते हैं, उसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, आप उसको कंपेल भी कर सकते हैं लो एनर्जी स्टेट में आने के लिए। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सो देयर आर टू वेज टू एमिट एक्स्ट्रा एनर्जी। ओके, so emission is basically the process of transition of the atoms from high energy state to low energy state। तो मान लेते हैं यहाँ पे माना एनर्जी डेंसिटी मान ली, ओ सॉरी नंबर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल मान लिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पार्टिकल ज्यादा ही है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन द हायर एनर्जी स्टेट इज नाउ देयर, सो चांसेस टू मूव इन द डाउन स्टेट आर देयर। ठीक है, तो पहला वे है डी एक्साइट होने का, डी एक्साइट लोअर एनर्जी स्टेट में आने का। ठीक है, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, दिस इज द फर्स्ट वे टू कम डाउन एंड दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी होती है हर एक पार्टिकल की, वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करके ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, स्टेबल एनर्जी स्टेट में आने की उसकी टेंडेंसी होती है। सो द टेंडेंसी टू मिनिमाइज और लूज एक्स्ट्रा एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, सो दिस टेंडेंसी causes the atom to move from excited state to low energy state। तो ये नेचुरली अकरिंग है, तो यानी कि आप, ये प्राकृतिक रूप से होती है, तो आप इसकी रेट को घटाया बढ़ा नहीं सकते, ये अपनी मर्जी का मालिक है ये प्रोसेस। ठीक है, तो कब कोई एटम डी एक्साइट होगा आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस एक चीज है यहाँ पे जरूरी कि ऊपर वाले स्टेट में, हाई एनर्जी स्टेट में पार्टिकल्स अवेलेबल होने चाहिए। तो जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, एंड द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स और अवेलेबिलिटी ऑफ द एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। तो ये समझने की बात है। तो अगर मैं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन को लिखूंगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप लोग।
तो अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूंगा तो कांस्टेंट यूज करूंगा, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम लिख दिया मैंने यहाँ पे, पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी पे रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी यूनिट है उसमें थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अब दूसरा जो भी है ट्रांजिशन का उसको डिस्कस करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो हाई एनर्जी स्टेट है दैट इज populated, availability of the atoms in the excited state is there, तो chances of coming in the lower energy state are there, डी एक्साइटेशन हो सकता है। पर इसको अब ये नेचुरल तरीके से नहीं करवाना, हमें स्टिमुलेट करना है एक्साइटेड एटम्स को। तो कैसे? एक तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है ही, आपने देख लिया, ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करके लोअर एनर्जी स्टेट में आने की। अब इस टेंडेंसी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो कैसे बढ़ाओगे? इसका फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करवा दो, तो क्या होगा? इनकी एनर्जी फर्दर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये और ज्यादा हाई एनर्जी स्टेट में चले गए। मान लो इस स्टेट में आ गए, तो ये वाला जो स्टेट है ई डैश, दिस इज वर्चुअल एनर्जी स्टेट विच इज हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन E2। तो इसका मतलब जो एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना उसकी एनर्जी और ज्यादा है, और वो और ज्यादा हायर इज द एनर्जी, हायर इज द अनस्टेबिलिटी, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कैसे इसकी टेंडेंसी को इंक्रीज किया? इसको फोटोन दे करके, ठीक है, इसकी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा दिया, तो इसकी जो टेंडेंसी है एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करने की वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एटम जो एक वर्चुअली एक्साइटेड हायर एनर्जी स्टेट में है, ये क्विकली एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेगा और ग्राउंड स्टेट में आके रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्दर एब्जॉर्प्शन, फर्दर का मतलब होता है और ज्यादा। देखिए एक फोटोन एब्जॉर्ब करके ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ है, और ज्यादा फोटोन देंगे तो फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी फोटोन की, फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन बाय द ऑलरेडी एक्साइटेड। देखिए अब ऑलरेडी एक्साइटेड एटम्स हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट हैं हायर एनर्जी स्टेट में, raises the natural tendency to lose extra energy and de-excite। देखिए तो आपने स्टिमुलेट किया, यहाँ पे नेचुरली हुआ था और यहाँ पे आपने स्टिमुलेट किया। ठीक है, बाई encountering extra photons on the excited already excited atoms। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मोर नंबर ऑफ फोटोन्स एंड इन सेम फेज सेम स्पीड के सेम एनर्जी के एज दैट ऑफ इंसिडेंट आर रिलीज्ड। ठीक है, तो देखिए ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन है, इसका रेट किस पे डिपेंड करना चाहिए? अब देखिए एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल अवेलेबल होने जरूरी है, दूसरी बात यहाँ पर जो जिस जो भी इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो देखिए जो रेट है दैट directly proportional to number of particles available, number of atom available in the higher energy state and energy density of electromagnetic radiation which further raises the energy level of the excited atoms। ठीक है, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करो, एक कांस्टेंट यूज कर लो, दिस इज B21। देखिए यहाँ पे B12 यूज हुआ था, एब्जॉर्प्शन हो रही है, वन स्टेट से लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जा रही है, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? डी एक्साइटेशन, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रही है। ठीक है, तो इसलिए B21 दिस कोफिशिएंट इज B21, और किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे समझने की बात है, जो नेचुरल है यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन है, उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल एंड
number of particle and the energy density of incident radiation, that is important. ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो आपको अगला टॉपिक दैट इज आइंस्टीन कोफिशिएंट्स वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो प्लीज इसको देख लेना। ठीक है, और अगला लेक्चर इससे भी बढ़िया है, धांसू है, वो आपको ये वाला लेक्चर हेल्प करेगा उसको समझने में। ठीक है, थैंक्स क्लास फॉर वाचिंग द लेक्चर। इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव देन share it. Thanks for watching the lecture.